हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो सभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर टू ऑल ऑफ यू गाइस कि 2 दिन बीच में डिले हो गया। बट कल की डेट में आज रात के अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो वीडियोस तो आपको कल ही मिल पाएगी बेटा। तो कल सुबह मॉर्निंग में दोनों क्रैश कोर्स की, मतलब दोनों चैप्टर्स की जो क्रैश कोर्स में कवर कर रहा हूँ। वन इज़ द आयनिक इक्विलिब्रियम जो अभी कवर होगा हमारा, एंड अनदर वन इज़ द पी ब्लॉक गाइस। कि आप जैसे आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप इसका आप क्रैश कोर्स बना दे, तो मैं आप लोगों के लिए इसका क्रैश कोर्स बनाया हूँ गाइस। तो ध्यान से देखना बिल्कुल, जिनको आता है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आता उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। कि आपके यहाँ से देखो, इतना तो गारंटी है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और आपके 4 से 8 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आपने ये लेक्चर जो है ध्यान से देख लिया। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर। क्लियर? अगर नहीं भी सीखने को मिलती तो आपकी रिवाइज हो जाएगी बेटा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग को समझ ही नहीं आता बिना प्रैक्टिस करे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है। क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर काम वहाँ पे बनेगा नहीं, चाहे तो आप कितनी प्रैक्टिस कर लो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपने डेरिवेशन करी नहीं, फॉर्मूला समझा नहीं, तो फिर लगाओगे क्या? ठीक है ना? तो इसलिए छोटे टाइम में अगर करना है तो ध्यान से समझना, और जैसा लर्निंग का तरीका बताऊंगा वैसा कर लेना, तो कहानी आसान है। नहीं तो फिर कहानी मुश्किल है। ठीक है, तो जरा यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने इस चैप्टर को स्टार्टिंग में बेसिक्स में तोड़ा है। कि अगर ये बेसिक्स आपने नहीं करे ना बेटा, तो फिर चैप्टर आसान नहीं है, तो फिर चैप्टर आपको नहीं आएगा। जैसा आपकी आज तक की प्रॉब्लम थी इस चैप्टर में, वो आगे भी बनी रहेगी। और अगर आपने इन बेसिक्स को ढंग से सीख लिया तो फिर अभी तक तो प्रॉब्लम थी बट अब आगे नहीं रहेगी। क्लियर? तो इतना फायदा है इन बेसिक्स का। देखो, पहला बेसिक लिखा है तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, पीएच निकालने का। पीएच डेफिनेशन, पीएच हमारा क्या होता है, माइनस लोग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन कैसा आता है सर कि एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे देगा, बोलेगा पीएच निकाल दो। तो इसके अंदर आपको आयनिक थोड़ी लगाना है, इसके अंदर तो आपको मैथ्स लगाना है। इसके अंदर तो आपको लोग एंटी लोग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको लोग एंटी लोग आता है तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा निकाल दूंगा इजीली, फिर मेरे को आयनिक की तो जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। क्लियर ना? भाई मेरे पास अगर पीएच लिखा आ गया, मेरे से कोई पूछ ले कि एच प्लस बताओ, तो मेरे को तो लोग निकालना आना चाहिए ना, तो मैं मैथमेटिक्स अप्लाई करूंगा और मैं निकाल लूंगा। अगर मेरे को ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, मेरे को कोई बोले पीओएच निकाल दो, तो मेरे को आयनिक थोड़ी यूज करना है बेटा। मेरे को तो मैथ्स आनी चाहिए, मेरे को तो मैथ्स यूज करनी है, और मैं एंटी लॉग निकाल के इसका आंसर निकाल दूंगा। ये तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब अपन को समझ आया है कि पीएच के अंदर अपन को आयनिक कुछ नहीं यूज करना, अपने को तो सिर्फ मैथ आना चाहिए, एंटी लॉग और लॉग का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे जो खास बात है जिसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, अब सोच रहे यार ये तो हमें भी पता है, तो इसमें क्या नई बात है। नई बात बेटा ये है कि जो पी वाली टर्म है ना, ये पी एच पी ओ एच पी के ए, ये पी के ए मतलब सिर्फ पी के ए नहीं है, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सभी के लिए यूज होता है। बट ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको बोल दूं पी के सी को, जिसको तुम लिख दो माइनस लॉग के सी, पी के सी मैंने लिखा जिसको तुमने लिखा माइनस लॉग के सी, तो ये कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन नहीं है बेटा। हम लोग कंसंट्रेशन को ऐसे नहीं लिख सकते पी के सी माइनस लॉग के सी। ये सिर्फ इन्हीं के लिए डिफाइन है, पी एच पी ओ एच एंड जितने भी टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चाहे के है, चाहे के बी है, चाहे के एच है, चाहे के आई है, चाहे के एस पी है, समवट। क्लियर? जितने भी टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था पहला कॉन्सेप्ट, पहला बेसिक। अब दूसरा बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई अब आप सोचो यार ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। देखो, बहुत सारे आप में से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो पहचान ही नहीं पाते क्वेश्चन में कि यार सामने वाला स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और बात भी सही है कि अपने पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम लोग देख के बता दें कि यार ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कोई तरीका है क्या? नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है ये तो यहाँ तो अपन को याद ही रखना पड़ेगा कि साहब ये एसिड वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप उसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि जिसका अल्फा 1 है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसका अल्फा वीक है वो, जिसका अल्फा लेस देन 1 है वो वीक है। तो बेटा अपन को बोर्ड पे लिखा हुआ एक कंपाउंड दे दिया, अब आपसे पूछ ले ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो कैसे बताओगे? भाई अल्फा चेक करने के लिए भी तो एक्सपेरिमेंट चेक करना पड़ेगा, ऐसे कैसे निकाल दोगे? क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की मैंने कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पे। ये सारे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके अलावा अगर कोई भटक जाए तो फिर वो वीक में आ गया। क्लियर?
ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ लिस्ट बनाई, इनके अलावा आ जाए तो फिर वो वीक में आ गए। जनरली क्या होता है क्वेश्चन के अंदर वो बोल देते हैं कि मोनोबेसिक वीक एसिड, तो जब उसने बोल ही दिया वीक एसिड तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लिस्ट उस जगह काम आएगी जिस जगह अपन को बता ही नहीं रखा कि सामने वाला है कौन। जब तक यही नहीं पहचान पाओगे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो फिर निकालोगे कैसे? क्लियर है बात? चलिए अब बारी आती है अगली, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारा बच्चा इसमें गलती करता है, ये आता है कॉन्जुगेट पेयर। तो आपने लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी, जिसके अंदर उसने कॉन्जुगेट पेयर का कॉन्सेप्ट बताया। होता क्या है, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। कॉन्जुगेट पेयर एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर एक एच का डिफरेंस है, एक एच प्लस का डिफरेंस है। अब एक एच प्लस का डिफरेंस है तो ठीक है चलो, अब इससे क्या फायदा हो, इससे क्या समझ आया? तो साहब एक एच प्लस से डिफरेंस ये समझ आया कि यार या तो एक एच प्लस ज्यादा होगा या एक एच प्लस कम होगा, या तो एक एच प्लस ज्यादा होगा या एक एच प्लस कम होगा, तभी तो एक एच प्लस का बनेगा। ठीक है भाई, या तो किसी में ज्यादा होगा तब भी एक एच प्लस का डिफरेंस, किसी में एक कम होगा तब भी एक एच प्लस का डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया HCl प्लस वाटर, तो लुईस ब्रॉन्स्टेड सॉरी लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कि H प्लस दे देते हैं, जो कि प्रोटॉन डोनर होते हैं। और बेस कौन होते हैं? जो लेने वाले होते हैं। तो एक रिदम बन गई यहाँ पे, देने वाला एसिड लेने वाला बेस, देने वाला एसिड लेने वाला बेस, ठीक है, देने वाला एसिड लेने वाला बेस। क्लियर? अब जरा देखो यहाँ पे एसिड ने एक H प्लस दिया, मतलब कभी भी अगर मुझे एसिड से, ये देखो HCl और Cl माइनस, ये क्या आपस में कॉन्जुगेट पेयर, H2O एंड H3O प्लस क्या कॉन्जुगेट पेयर है ये भी। अगर अब यहाँ पे देखना बड़ा सिंपल सा बात है कि मान लो मैंने वाटर लिया, देखो एसिड से कभी भी उसका कंजुगेट बेस बनाना है तो एक H प्लस निकाल दो, एसिड से कभी भी बेस बनाना है तो एक H प्लस निकाल दो, और बेस से कभी भी एसिड बनाना है तो एक H प्लस डाल दो। जैसे वाटर है, वाटर मैंने बोला साहब ये बेस है, मेरे को इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करो, कुछ ना करो, एक H प्लस डाल दो। जैसे ही एक H प्लस डाला तो वाटर के अंदर एक H प्लस जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। तो ये बन गया साहब इसका कॉन्जुगेट पेयर, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। अगर वाटर मेरे को एसिड की तरह दे दिया यहाँ पे, तो जो दे दिया उसके अंदर भाई क्या करो, एक H प्लस निकाल दो। जैसे इसके अंदर निकाला तो ये OH माइनस रह गया, तो इट इज अ कॉन्जुगेट क्या, अरे जब ये एसिड है तो फिर ये बेस होगा ना, कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो सिंपल सा फंडा, बेस से एसिड बनाना तो एक H प्लस डाल दो, एसिड से बेस बनाना है तो एक H प्लस निकाल दो। क्लियर? पेयर क्या है? ऐसा पेयर जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस हो। क्या इतनी कहानी समझ आई आपको? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर इतनी कहानी? देखना जरा, बेसिक 5 क्या है, बेसिक नंबर 5 क्या है अपना, इससे पहले एक रह गया, आई थिंक 4th नंबर रह गया। रुको 1 मिनट, 1 मिनट, जरा देखना भी, जरा इधर देखें, कॉन्सेप्ट नंबर 4th, बेसिक नंबर 4th, कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? जैसे मान लो हमने स्टार्टिंग में लिया Ha प्लस H2O से, ये यहाँ पर डबल एरो आएगी, ठीक है ना, देखना Ha प्लस H2O से H3O प्लस प्लस A माइनस बना। अब जब भी इक्विलिब्रियम में होता है तो ली चैटले प्रिंसिपल लगेगा भाई, इतना तो आपको पता है। अब मान लो हमने HCl मिला दिया प्रोडक्ट साइड में, जब HCl मिलाया प्रोडक्ट साइड में तो क्या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए भाई, बैकवर्ड की तरफ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? बैकवर्ड की तरफ। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बताओ नए इक्विलिब्रियम में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? नए इक्विलिब्रियम, जो नया इक्विलिब्रियम आया उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? तो देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हम लोग सीधे तो बता नहीं सकते। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताने के लिए हमें पहले दो की कंसंट्रेशन को जानना पड़ेगा कि नए इक्विलिब्रियम पे उनके साथ क्या हुआ।
जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं पुराने इक्विलिब्रियम में ए माइनस यहाँ था प्रोडक्ट साइड, अब जैसे ही HCl डाला तो क्या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई, इसका मतलब ए माइनस का कंसंट्रेशन कम हो गया नए इक्विलिब्रियम पे। ए माइनस का कम हुआ तो सब एच का भी कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ बेटा, क्योंकि जब बैकवर्ड जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ए माइनस प्रोडक्ट साइड में है बट एच तो रिएक्टेंट साइड में, तो एच ज्यादा हुआ, ए माइनस कम हुआ। अब क्या होता है के ई क्यू, अगर मेरे को इसका डिफाइन करना है तो ये क्या बनेगा H3O प्लस, जिसको H प्लस भी बोलते हैं हम लोग, देखो ना H3O प्लस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनटू का A माइनस अपॉन H। अब देखो यहाँ पे भाई A माइनस तो घट रहा है, अगर A माइनस घट रहा है तो के ई क्यू को घटाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H बढ़ रहा है और H बढ़ रहा है तो फिर ये भी के ई क्यू को घटाएगा। इसका मतलब A माइनस और H दोनों के ई क्यू को घटाना चाहते हैं, ए माइनस और एच ए दोनों के ई क्यू को घटाना चाहते हैं, बट के ई क्यू का तो हमें पता है वो सिर्फ होता ही टेम्परेचर से चेंज है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो हमें पता है कि वो सिर्फ होता ही टेम्परेचर चेंज से चेंज। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो बेटा चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब अगर दो फैक्टर इसको घटाने के लिए कर रहे हैं तो इसको बराबर करने के लिए H प्लस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो इक्वलाइजिंग आएगा। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन देखो बढ़ गई। क्या इतनी बात क्लियर? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब सेम आयन इसके अंदर डल रहा हो, मतलब कंसंट्रेशन आयन की बढ़ रही हो। ऐसे एक होता है ओड आयन इफेक्ट। ओड आयन इफेक्ट का मतलब जब कंसंट्रेशन घट जाए बेटा, जब कंसंट्रेशन घट जाए, जैसे एच एक वीक एसिड था, इसको पानी में मिलाया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ H3O प्लस A माइनस। अब मैंने प्रोडक्ट साइड में बेटा NaOH मिला दिया। जब NaOH मिलाऊंगा तो NaOH का OH माइनस और ये H3O प्लस का H प्लस आपस में क्या कर लेंगे? गुल्लू गुल्लू कर लेंगे, वाटर बना लेंगे वापिस से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नया इक्विलिब्रियम जो है, नीचे लिख दिया है नया इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? अब वो आपसे पूछेगा वही क्वेश्चन, फिर अपना पुराना घिसा बेटा कि बताओ H प्लस पे क्या इफेक्ट आया? नए इक्विलिब्रियम में H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी? अब H प्लस को बताने के लिए आपको पता ही है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो A माइनस की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा और HA की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, जरा देखते। जब हमने प्रोडक्ट साइड NaOH मिलाया तो क्योंकि इस H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि इसको खा गया ना, वो गुलू गुलू हो गया इनमें। अगर खा गए तो फिर ली चैटलर के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है बेटा। अगर प्रोडक्ट की कम हो रही है तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो इसका मतलब A माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर A माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो HA का डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन तो फॉरवर्ड जा रही है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, तो HA क्या है? रिएक्टेंट में, इसका कंसंट्रेशन कम। अब जब हमने इसका Ka लिखा तो Ka में क्या आया? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एक्सप्रेशन तो यही होता है H3O प्लस A माइनस अपॉन H। अभी जो A माइनस है भैया ये तो बढ़ रहा है, मतलब ये Ka को बढ़ाएगा, और HA घट रहा है तो ये भी Ka को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर ये वाला घट रहा है तो Ka बढ़ेगा इनवर्सली। तो ये दोनों फैक्टर किस Ka को बढ़ा रहे हैं, बट Ka तो चेंज होता नहीं है, Ka तो टेम्परेचर से चेंज होगा। तो अगर ये दो फैक्टर बढ़ा रहे हैं इसको, तो इसका मतलब एक फैक्टर ऐसा होगा जो इसको घटा रहा होगा। तो H प्लस आयन यहाँ पे क्या हो गया? घट गया, जिससे ये क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए, काउंटर हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल। तो ये था हमारा फंडा ओड आयन इफेक्ट का, समझ आया ना? ओड आयन इफेक्ट कब है और कॉमन आयन इफेक्ट किसे बोलते हैं। देन आफ्टर दैट अगला जो है वो है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर? सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की क्या कहानी है कि वाटर जो है वो खुद में ही आयोनाइज हो जाता है, मतलब दो वाटर के दो मॉलिक्यूल ले लिए, उनमें दोनों में गुलू गुलू हुआ, H3O प्लस और OH माइनस बन गया वहां से। क्या ये रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव है? इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और आपने पता ही, आपने पढ़ा ही होगा थर्मोकेमिस्ट्री में कि जब एक वाटर मोल निकलता है, एक मोल न्यूट्रलाइज होता है, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो 13.7 किलो कैलोरी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग प्लस लगा देंगे आगे। अब यहाँ से अगर मैं Keq का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो H3O प्लस OH माइनस एंड H2O अपॉन H2O।
अब यहाँ पर आप सोच रहे हो, एक बात आपके माइंड में आ रही होगी, यार आप सर ने यार यहाँ पे H2O इंटू H2 दो क्यों नहीं लिखा, मतलब H2O का स्केयर क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट भी, और वाटर ही सॉल्यूट है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और वाटर ही क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट की एक्टिव मास को हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 वाटर लिखा। अब आपको पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 55.5 मोलर। तो यहाँ पे जरा मेंशन भी करते हैं, क्लियर। तो ये KEQ आया, KEQ को क्या बोला, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बट जब मैंने इस KEQ के अंदर वाटर को मल्टीप्लाई कर दिया वाटर की कंसंट्रेशन से, तो क्या इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, और इस प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी को बोला KW, जिसको बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या यहाँ पे आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे देखना ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसको KW लिखते हैं, गलत है बेटा, सरासर गलत है। ये तो KEQ है, ये तो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वाटर का, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो इसको इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो नोट डाल के नीचे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बातें लिखी कि जो KW है, ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो घटेगा। अब ये जो KW है ना, ये जो इसका एक्सप्रेशन है ना, किसी भी सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के लिए वैलिड है और प्योर वाटर के लिए भी वैलिड है। तो कोई पूछ ले प्योर वाटर के लिए है क्या, बिल्कुल है भाई, प्योर वाटर में भी तो एक्वस ही है। तो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के लिए बेटा ये वैलिड है। क्या वैलिड है कि H प्लस इंटू OH माइनस का जो प्रोडक्ट है वो KW के इक्वल आता है। क्या अगर मैं यहाँ से लोग ले लूंगा दोनों साइड, तो PH प्लस POH का वैल्यू जो आएगा वो PKW आएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस जो KW होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14। ये जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करी गई थी, 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वाटर कितनी होती है बेटा, वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -14। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे PH प्लस POH इक्वल टू क्या बन गया, PKW 10 की पावर -14, तो PKW क्या होता है, माइनस लॉग KW। तो जब इसका लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो PH प्लस POH का यहाँ से रिलेशन बना, ये 14 के इक्वल है। अब एक बात खास याद रखना, नीचे जो लिखी हुई है, अगर प्योर वाटर आ जाए तो प्योर वाटर के अंदर याद रखना कि H प्लस, जितनी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है उतनी OH माइनस की होती है। इसका मतलब H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू रूट KW। क्यों, क्योंकि H प्लस इंटू का OH माइनस क्या था, KW था। अब क्योंकि H प्लस OH माइनस इक्वल है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, H प्लस का स्क्वायर इक्वल टू KW। तो यहाँ से H प्लस कितना आ गया, रूट ऑफ KW। तो जरूरी थोड़ी है हमेशा यहाँ पे H प्लस ही हो, तो OH माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। समझ आया कैसे लिखा। तो ये था हमारा बेसिक नंबर 6, क्लियर। चलिए आगे चलते। देखना जरा, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। अगला देखो बेसिक नंबर 7, ये 7 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। मतलब कि एक वीक एसिड का Ka डिफाइन होता है बेटा, अगर उसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है, क्या बोलते थे, एक H प्लस निकाल दो। एसिड से अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H प्लस निकाल दो, तो उसके कॉन्जुगेट बेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उन दोनों का प्रोडक्ट KW के इक्वल आता है। ये बड़ा सिंपल सा है, जैसे मान लो हमने लिया H2S एंड HS माइनस, तो H2S एंड HS माइनस कॉन्जुगेट पेयर है, बिल्कुल है, एक H प्लस का डिफरेंस है। तो अगर सपोज आपको H2S का मतलब वीक एसिड का आपको K दे दिया है, तो HS माइनस का जो Kb होगा उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो KW के इक्वल होगा। सपोज एग्जांपल देखना, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया कि Ka4H2S, मैंने आपको सपोज दे दिया 10 की पावर -5, और मैंने आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट KB4HS माइनस। तो अब अगर आपको ये बात नहीं पता तो फिर आप तो गए, भैया आयनिक थोड़ी है, इट इज नॉट एन आयनिक, इट इज अ बेसिक थिंग।
भाई अगर मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि एक वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट है वो के डब्ल्यू के इक्वल है, तो फिर मैं तो ये 1 मिनट में निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? के मुझे पता है, इनटू का एक्स इक्वल टू के डब्ल्यू कितना होता है, -10⁻⁻14। जरा निकाल दो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁵ कितना आ गया, 10⁻⁹। ये आंसर आ गया। तो अगर मुझे ये बात पता है तो मैं फटाफट से निकाल सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर। जरा देखना बेसिक नंबर 7, सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉल्ट आपको पता है सॉल्ट क्या होता है भाई, जो एसिड और बेस के गुलगुलों से बनता है। मतलब सॉल्ट के मम्मी पापा कौन है? एसिड एंड बेस। अभी जो सॉल्ट है ये बहुत सारे टाइप का होता है, ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड, नॉर्मल। एसिडिक क्या है? वो ऐसा सॉल्ट जिसके पास पॉजिटिव पार्ट में हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और कैटायन भी आ जाए। बेसिक क्या होता है? जिसके साथ OH माइनस के साथ कोई और एनायन भी आ जाए उसके नेगेटिव पार्ट में। कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा ही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। मिक्स्ड क्या होता है? जब दो सॉल्ट को मिक्स करते। और नॉर्मल सॉल्ट तो आपको पता ही है, न्यूट्रल सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट बोला जाता है। अब बात करें नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं वो भैया 3 टाइप के होते हैं। आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा ही होगा। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। हाइड्रोलिसिस सिर्फ वीक पार्ट के आयन का होता है। किसका होता है? वीक पार्ट के आयन का। और सॉल्ट के अंदर एक खास बात याद रखना कि जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से आते हैं। किससे आते हैं नेगेटिव पार्ट? एसिड से। तो हमेशा सॉल्ट जब भी आ जाए ना तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना कि नेगेटिव पार्ट आता है एसिड से, पॉजिटिव पार्ट आता है बेस। क्या आता है? नेगेटिव पार्ट आता है एसिड से, पॉजिटिव पार्ट आता है बेस। क्लियर। तो हमें पता है भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 3 ही सॉल्ट का होता है, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो वही मिलके वही बन जाता है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करता, उसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इनको आप वीडियो को पॉज करके बेटा, वीडियो को पॉज करके मैं आपको एक पूरा दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको करें। मैंने इसके आंसर भी लिख रखे हैं ऑब्जेक्टिव में, आप देखें आपसे बन रहे या नहीं बन रहे। आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। नहीं हुए तो आप डाउट पूछ ले, और अगर हो गए तो मुझे आंसर की भेज दे। आंसर की कैसे भेजेगी मुझे? टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा। तो टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे, उसका जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड करे और मेरे को इसके आंसर चाहिए। और अगर किसी को डाउट आता है तो वहीं पे पूछ ले। क्लियर है? इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते। देखो अब आयनिक इक्विलिब्रियम अपना स्टार्ट होता है बेटा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट पढ़ने अपने को। पहला पार्ट जिसमें पीएच, पीओएच, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब। सेकंड पार्ट क्या? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर पहली बात करें तो पीएच, पीओएच ये सब किस में निकालते हैं? एसिड में निकालते हैं, बेस में निकालते हैं, सॉल्ट में निकालते हैं, बफर में निकालते हैं। अब एसिड में भी 2 है भाई, एक तो खाली वीक एसिड आ जाए और एक मिक्सचर ऑफ वीक एसिड आ जाए। ठीक है, बेस में भी ऐसी 2, एक सॉल्ट, एक एक वीक बेस आ जाए, एक मिक्सचर ऑफ वीक बेस आ जाए। तो अगर हमने एसिड की कहानी कर ली दोनों की, वीक एसिड और वीक बेस, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का, तो वैसे ही बेस की है बस। बस वहां पे H प्लस की जगह क्या हो जाएगा? OH माइनस, मतलब पीएच की जगह पीओएच हो जाएगा वहां पे। तो वीक एसिड का कहानी देखे तो बड़ा सिंपल सा है। H एक वीक एसिड है, H प्लस और A माइनस में टूटा। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? C अल्फा के इक्वल। A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगी? C अल्फा के इक्वल। K क्या होता है? वीक आयनाइजेशन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, C अल्फा स्क्वायर। अल्फा यहाँ से ये रूट KA/C। बट यहाँ पर अब एक चीज याद रखना भाई, यहाँ पर एक चीज बड़ी काम की है। क्या काम की है? ये जो अल्फा की वैल्यू मैंने रूट KA/C लिखी, ये तभी वैलिड है जब अप्रोक्सीमेशन यूज होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सब अप्रोक्सीमेशन के। तो अप्रोक्सीमेशन है बेटा कि जब अल्फा लेस देन 5% होगा ना, तभी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जब अल्फा लेस देन 5% होगा तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो नहीं वैलिड है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक से जाना पड़ेगा। अगर अगर अपनी अप्रोक्सीमेशन सही होगी तो फिर हम लोग सीधा H प्लस भी निकाल सकते हैं। कैसे? रूट K इंटू सी। ये भी शॉर्टकट लगा दो। और अगर हमने H प्लस निकाल लिया तो बेटा फिर पीएच निकालना तो बहुत आसान है, माइनस लोग H प्लस।
यही बात अगर वीक मिक्सचर ऑफ वीक एसिड की आ जाए, तो जब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड तो मतलब भाई जैसे एच एक वीक एसिड है उसमें एच प्लस ए माइनस, एच बी दूसरा कोई वीक एसिड है तो उसमें एच प्लस बी माइनस, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है कि क्या एच प्लस कॉमन आयन आ रहे हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का है वो कैसे निकालते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर भाई, इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक ज्यादा एक मतलब उसके कंपेयर पहले वाले कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर सी के कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, अल्फा क्या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, के क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्लियर है बात, ये बिल्कुल ये इस वाले फॉर्मूले की बात हो रही है। अब आपके लिए ऐसे ही मैंने क्या दिया यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है बेटा, आप इनको सॉल्व करें और इफ इन केस अगर आपके डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछें टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर, तो इन सभी के आंसर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ इन सभी के आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर आप कल तक मुझे भेज दें और जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर ले। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, देखना भी आगे चले तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस आता है बेटा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसका बहुत बड़ा चार्ट है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें। अब कैसे याद करने, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा तो तीन बातें अपन को माइंड में रखनी है। क्या, सबसे पहले तो अपन को ये पहचानना चाहिए कि जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट कैसे है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है या दोनों ही वीक का है, सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए अपन को, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि सॉल्ट के अंदर हमेशा एक बात याद रखो, नेगेटिव पार्ट एसिड से आता है, पॉजिटिव पार्ट बेस से आता है। क्लियर, तब आपको ये याद रखना है कि हमेशा वीक वाले का ही हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट से जो आयन आ रहा है उसका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो तीन केस अपने पास यहाँ पे बनते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। क्लियर, तो ये जो माइनस प्लस बोथ ये तो आपको समझ आ गया होगा कैसे कह रहा हूँ। क्लियर, नेगेटिव पार्ट एसिड से आता है, इसका मतलब वीक एसिड का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। जब भी वीक बेस आ जाए इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट का मतलब कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्ट वाले में एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और दोनों ही वीक आ जाए तो भाई दोनों का होगा, प्लस माइनस दोनों का होगा। क्लियर, बट वीक। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, जब आपने ये डिफाइन कर लिया है कि भैया सॉल्ट कौन सा है, तो आपसे पूछ लेता है बता दो मुझे यहाँ पे के एच बता दो। यहाँ पे के सी नहीं है बेटा, के एच है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। वो पूछ देगा के एच बता दो, तो के एच अब कैसे लिखेंगे देखना, रिदम है, रिदम को पढ़ना, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू, के डब्ल्यू तीनों में के डब्ल्यू आ रहे हैं। तो जब भी आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे, के डब्ल्यू के डब्ल्यू के डब्ल्यू। अब रिदम पकड़ना, अगर वीक एसिड है तो के, वीक बेस है तो के बी, और दोनों वीक है तो दोनों। क्लियर, बात समझ आई, क्या बोला दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखना है तो देखना के डब्ल्यू ऊपर लिख दो, क्या के डब्ल्यू। अब रिदम पकड़ना, अगर वीक एसिड है तो के, वीक बेस है तो के बी, और अगर दोनों ही वीक है तो दोनों। अब मान लो आपसे पूछ लिया उसने के एच नहीं साहब मेरे को तो हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछना है, एच पूछना है, तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले इसका रूट कर दो, ऊपर वाले का क्या कर दो रूट के एच, भाई एच को इसने क्या लिख दूं मैं ऐसे, एच को रूट के एच, भाई लिखना नहीं है तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसका रूट कर दो, के एच का रूट कर दो, तो के एच का रूट करें तो के डब्ल्यू अपॉन के। अब नीचे हमेशा दो फैक्टर आएंगे, नीचे यहाँ पे क्या आएंगे दो फैक्टर आएगा तो इंटू सी कर दो, ऐसे के डब्ल्यू अपॉन के भी इंटू सी कर दिया। अच्छा लास्ट के अंदर ऑलरेडी दो है तो यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। हाँ साहब बिल्कुल है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लूंगा मैं तो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल है। क्लियर, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन में जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो लिखा कहाँ पे हमने, आए ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है।
अब वो कई बार क्या पूछ लेते हैं, पीएच पूछ लेते हैं। अब देखना पीएच का फॉर्मूला तो यार बड़ा बेकार से भाई, इतना सारा डाटा है कैसे याद रखें। तो देखना रिदम है, रिदम है, पकड़ना। सबसे पहले सब में पीएच निकालने, सब में हाफ 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 लिख दो। पीकेडब्ल्यू 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 देखो सब में आ रहे, पीकेडब्ल्यू पीकेडब्ल्यू पीकेडब्ल्यू। अब जो चीज वीक है उसके बारे में उसका लिख दो। जैसे यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था तो पीके, यहाँ पे वीक कौन है, बेस है तो पीके भी, यहाँ पे दोनों ही वीक है तो पीके पीके भी। क्लियर, यहाँ पे दोनों ही वीक है तो पीके पीके भी। क्या इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे तो 3 टर्म पूरी होगी, यहाँ पे हुई नहीं तो यहाँ पे लॉक्सी लॉक्सी। क्लियर, लॉक्सी लॉक्सी। तो इतना स्टोरी तो तुम्हें समझ आ गया कि हाफ 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 पीकेडब्ल्यू पीकेडब्ल्यू पीकेडब्ल्यू, जो वीक है पीके, जो वीक है पीके भी, दोनों वीक है तो दोनों आ गए। अब क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, तो हम लोग लॉक्सी लॉक्सी लगा देंगे। अब बारी आती साइन की, तो लोग बोलते साइन तो रटने पड़ेगी, साइन तो याद रखने पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग है तो वो भी आ जाएगा। क्या यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ज्यादा कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा, मतलब ऐड होगी, तो दोनों जगह प्लस प्लस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसका मतलब पीएच 7 से कम होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब घटेगी पीएच, माइनस माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों भाई, सोचो अगर इसको प्लस कर देते तो ये तो किसके इक्वल हो जाता, ये तो 14 के इक्वल हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये तो 14 के इक्वल होता जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए माइनस लगा दिया। क्लियर। अब अगर पीएच पूछ रहे तो पीओएस तो आप बड़े मजे से लिख लोगे, साइन ही तो उल्टे करने हैं बेटा। देखो बाकी सारे टर्म सेम, सिर्फ साइन उल्टे करने हैं, पीओएच आ गए। अब अगर मान लो आपको पीएच आ गया और उसने आपसे पूछ लिया क्या, एच प्लस, तो एच प्लस कैसे लिखोगे आप वो देखना। रिदम है यहाँ पे भी, क्या है, रिदम है, जरा कोशिश करना पकड़ने की। मैंने हाफ को लिख दिया रूट, क्या लिख दिया, हाफ को रूट। अब देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के डब्ल्यू के, अगर पॉजिटिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ऊपर आएगा और अगर नेगेटिव है तो नीचे आएगा। कंसंट्रेशन में उल्टा है, अगर नेगेटिव कंसंट्रेशन है तो ऊपर आएगी, पॉजिटिव है तो नीचे आएगी। जरा देखना क्या यहाँ पर पी के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू यहाँ पे क्या, पॉजिटिव तो ऊपर आया, नेगेटिव तो नीचे रहेगा। ये गलत लिख दिया हमने, ये के नीचे आएगा, सी ऊपर जाएगा। क्लियर, मैंने बोला ना कि के डब्ल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, के नीचे है, माइनस में के तो नीचे, और माइनस लॉग सी है तो ऊपर, प्लस लॉग सी है तो नीचे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर उल्टा कर दिया, ये लॉग सी क्या आएगा, ये नीचे आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, के भी आएगा। क्लियर, और यहाँ देख लो जरा, पी के डब्ल्यू मतलब के डब्ल्यू ऊपर, के ए नीचे आएगा बेटा, माइनस में है ना, के भी ऊपर आएगा। क्लियर, ओ एच माइनस, जब इसका देख ले तो इसका देख लो, के डब्ल्यू ऊपर, सी माइनस लोग सी ऊपर, के भी नीचे। देखो ये के है, ये के है, ठीक है, के नीचे। यहाँ देख लो जरा, पी के डब्ल्यू ऊपर, के डब्ल्यू ऊपर लिख देते चलो, इनटू का के बी, सी नीचे, सी के आगे नीचे क्योंकि प्लस है। ओ एच माइनस इसका देखो कैसे लिखेंगे, के डब्ल्यू ऊपर, पी ओ एच देखो ना ये लिखा हुआ है, के डब्ल्यू ऊपर, के ए नीचे, के बी ऊपर। देखो बड़ा सिंपल। तो रिदम अगर आपको पता है तो फिर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। बट अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है। क्या इंपॉर्टेंट नोट है, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो वहां पे टर्म आएगा लॉक्सी, देखो ये रहा, पीएच जब निकालोगे तो लॉक्सी आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अपन को यही नहीं पता होता कि सी है क्या। तो सी बेटा उस आयन की कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब सोचो हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है भाई, उस आयन का जो वीक पार्ट से आया। अब वो कैटायन होगा या एनायन होगा वो हम लोग पहचान लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन उस आयन की जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या इतनी बात समझ आई। चलिए आगे। तो अब पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, बेसिस के बारे में, सॉरी बफर के बारे में। बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। अब कंडीशन क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एसिडिक बफर क्या है भाई, वीक एसिड साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक एसिड साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन
विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन और स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो यहाँ पे कंडीशन समझना जरा है क्या, भाई सिंपल सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एसिडिक बफर कैसे पहचानते हैं भाई, कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए और साथ में वीक होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में भाई एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो, भाई सिंपल सी एक डेफिनेशन है क्या, कि कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए और वीक होना चाहिए। जैसे HCOH एंड HCONA, तो ये तो कॉन्जुगेट पेयर है, बिल्कुल है, एक H प्लस का डिफरेंस आ रहा है। क्या वीक है, वीक भी है, दैट्स वाई ये क्या है, ये एसिडिक बफर है, खट से टिक मार दो। अब ये जो Na प्लस है ना, अब आप सोच रहे हो Na क्यों लगाया, तो ये Na तो कुछ काम ही नहीं कर रहा ना। हमने क्या बोला था पीछे, हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीछे क्या पढ़ा कि वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट का तो कुछ होता नहीं, तो ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो देखो मैंने नीचे लिख भी दिया HCO एंड HCOH एंड HCO माइनस, तो ये एसिडिक बफर है। अब बेसिक बफर में क्या भाई, वीक होना, कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, साथ में वीक होना चाहिए, NH4OH एंड NH4Cl बिल्कुल है। अब जैसे मान लो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे नीचे जरा करते हैं हम लोग, जरा देखना। अगर आपसे मैं पूछ लूं बताओ HClO4 एंड NaClO4, क्या ये एसिडिक बफर होगा, क्या इट इज एन एसिडिक बफर? ये आप देखो यार, HClO4 NaClO4 भाई कॉन्जुगेट पेयर तो है, बट क्या HClO4 वीक एसिड है? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए एसिडिक पेयर नहीं है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा H2S एंड NaHS, तो बिल्कुल है ये कॉन्जुगेट पेयर है। देखो एक H डालोगे तो H2S बन जाएगा, इसको HS माइनस लिख लो ना यार, Na प्लस का तो कोई रोल ही नहीं है, इसको HS माइनस भी लिख सकते हो, तो एक H प्लस डालूंगा तो H2S बनेगा, कॉन्जुगेट पेयर तो है। और H2S अपनी लिस्ट में नहीं था स्ट्रॉन्ग एसिड वाली में, इसलिए इसका मतलब ये वीक होगा, तो ये खट से बिल्कुल एसिडिक बफर है, क्योंकि वीक एसिड भी और कॉन्जुगेट पेयर भी है। क्लियर है, ऐसे पहचानते हैं हम लोग। क्या ऐसे बेसिक बफर को पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचानने वाली बात बिल्कुल क्लियर हुई आपकी। देन जब आप ये पहचान लोगे कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर कौन है, फिर अपन क्या निकाल लेते, पीएच निकाल लेते। तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लोग मोल कॉन्जुगेट आयन का, किसका, कॉन्जुगेट आयन का अपॉन मोल्स ऑफ वीक एसिड। भाई यहाँ पे मोल लिख लो, कंसंट्रेशन लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही आनी है। जब वॉल्यूम सेम आनी तो फिर बचा क्या, मोल ही बचा। तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लोग मोल्स ऑफ कॉन्जुगेट आयन बाय सॉल्ट अपॉन वीक बेस। क्लियर है, तो सॉल्ट जो यहाँ पे बन रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका इसका मतलब मोल या कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, अपॉन वीक एसिड का मोल या उसकी कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है बात, चलिए आगे। तो यहाँ तक तो सॉरी क्लियर। अगला जो आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख लो जिससे सॉल्युबिलिटी निकालेगी। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, लंबा मेथड करता है, बट अपन कह ही नहीं रहे, अपन सिंपल सा कह रहे हैं आर्बिट्रिक, p की पावर p, q की पावर q, s की पावर p प्लस q। जरा करके दिखाते कैसे, देखना जरा। मान लो मेरे पास आ गया AlCl3, तो यहाँ पे p क्या है, देखो p क्या है, p इसके पैर के नीचे वाला पावर है, p इसके पैर के नीचे, q ये है, तो p कितना है, 1 है, 1 की पावर 1, q कितना है बेटा, 3 है, 3 की पावर 3, s की पावर 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 27, s की पावर 4। अब इसको चाहे आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना, सेम आएगा एक्सप्रेशन। तो ऐसे आप किसी भी स्पेनिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का KSP का एक्सप्रेशन लिख सकते हो सीधा, क्लियर, चुटकियों में निकल जाएगा। दूसरे टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होने से क्या होगा, हमेशा भाई प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम में तो होता ही है, तो ली चैटलेट के अकॉर्डिंग बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आपको बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे थे, आप उनको सॉल्व करें और मुझे आंसर भेजें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ओके, मिलते हैं फिर, बहुत रात हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड होप सो, देखते हैं कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। बट फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर नहीं भी होता तो आप लोग बिल्कुल सेफ्टी पर्पस बरते, अपने साथ सेफ्टी पूरी रखे, चाहे वहाँ पे मिले ना मिले, अपने को उससे नहीं करना, बट अपन को अपना सेफ होके जाना है। ठीक है, ताकि सेफ होके पेपर दे के आए और सेफ होके ही आए।
ठीक है ना। तो अपन को अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, गवर्नमेंट चेक करे चाहे ना करे, क्लियर। तो अपनी सेफ्टी देखनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एंड नीट एग्जाम गाइस। बिल्कुल फोड़ के आना एकदम, और केमिस्ट्री में एकदम तबाही मचा के आना बिल्कुल, क्योंकि इतना अच्छा आपको करवा दिया मैंने, तो केमिस्ट्री में तबाही मच जानी चाहिए बिल्कुल एकदम, क्लियर। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।